हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। देन लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, द न्यू चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम मैंने लिखा है केमिकल इक्विलिब्रियम। रियलिटी में अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर की खासियत यह है कि इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं और न्यूमेरिकल्स आप तभी कर पाओगे जब आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट इसका केमिकल इक्विलिब्रियम है और दूसरा पार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट ऐसे सब्सटेंस के बीच में है जो आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि अनडिसोसिएटेड सब्सटेंसेस के साथ है ना, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के साथ है। जबकि जो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, इसमें आयनिक वर्ड आया है, यह अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड सब्सटेंस के साथ है या आयंस बिटवीन आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम की प्रोसेस को दिखाता है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग चलें तो एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे तो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम एक साथ दिया गया है। जबकि कुछ स्टेट बोर्ड में, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड में, एमएच बोर्ड में, यहाँ पे 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम दिया गया है और 12th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इट इज माई फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। अगर हम लोग देखें कि टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो टाइप ऑफ रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो रिएक्शंस 2 टाइप के होते हैं और ये रिएक्शंस के दोनों टाइप किसके बेस पर कि कोई केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है या रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये किसके बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ irreversibility and reversibility। इसके बेस पर रिएक्शंस 2 तरीके के होंगे। पहला टाइप आपको दिखाई दे रहा है इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा टाइप रिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं। ये देखिए, मैं हेडिंग लिख रहा हूं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा और उसी डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाता है, उसी डायरेक्शन में फिजिबल हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ तो रिएक्टेंट 0% बनेगा और प्रोडक्ट 100% हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में कहूं कि ये A+B है और ये A+B रिएक्टेंट है, ये जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है C+D बनता है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ये 100% है तो ये कितना होगा? 0% होगा। धीरे धीरे जब आप देखोगे जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा, यह 100% से 80% हुआ मान लीजिए, तो ये कितना बना? 20% बना। अगर ये 60% हुआ यानी कि प्रोडक्ट कितना बन गया है? 40% बन गया है। अगर यहाँ पर ये 40% हो गया है यानी कि प्रोडक्ट कितना बना है? 60%। ये अगर 20% हो गया है तो ये कितना बन गया है? 80%। अगर ये 0% हो गया है तो ये कितना बन गया है? 100% बन गया है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद रिएक्टेंट 0% होगा और ये प्रोडक्ट कितना होगा? 100%, यानी कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो के साइन को पुट करके, ये देखिए एरो का साइन मैंने लगाया है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में कई बार नीट और जे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिया होगा और उन चारों ऑप्शन में
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इरिवर्सिबिलिटी का साइन ही, यानी कि एरो का साइन ही दिखाई देगा। अब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब चारों रिएक्शंस में, चारों ऑप्शंस में आपको इरिवर्सिबिलिटी का साइन है, एरो का साइन है, और पूछा जा रहा है कि कौन सा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आपको देखना होगा कि चारों रिएक्शंस में कौन कौन से जो है रिएक्टेंट है, कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस तरीके के रिएक्टेंट आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको उनका नेचर देखना पड़ेगा, केमिकल नेचर, इसके बेस पर आप डिसाइड कर पाओगे। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, पहला एग्जाम्पल ये देखिए, ये 2Mg है और प्लस O2 है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसे क्या बनेगा, 2MgO बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन कैसा होगा, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। आयनिक कंपाउंड का बनना या मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शंस का होना, ये कैसा रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि 2Na प्लस Cl2 है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2NaCl बन रहा है। ये सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, इनके रिएक्शन से NaCl बन रहा है। NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसलिए ये रिएक्शन कैसा होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। फिर अगर इसी तरीके से हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड, ये देखिए, ये सिल्वर नाइट्रेट है और इसका NaCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो इससे क्या बनेगा, AgCl बनेगा और प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ये भी आयनिक कंपाउंड है और ये भी आयनिक कंपाउंड है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो इसको आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। ये भी रिएक्शन किस तरीके का होता है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यानी कि बिटवीन टू आयनिक कंपाउंड्स रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं। ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, ये सॉलिड है। अगर इसको हम लोग हीट करते हैं, हीट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड बनेगा, प्लस CO2 ये गैस बनेगा। ये बात याद रखिएगा कि हीट कर रहे हैं, ये रिएक्शन कैसा होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। एग्जांपल नंबर 5 देखिए, ये PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये कैसा है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पे PCl3 बनेगा, ये गैस है, PCl5 भी गैस है, और प्लस Cl2 गैस बनेगा। ये भी कैसा होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, इसको मैंने हीट किया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, फैक्टर हीट कर रहा हूं। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पर एग्जांपल नंबर 6 की बात करता हूं, ये N2 है प्लस 3H2 है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। ये आयरन कैटालिस्ट है, मॉलिब्डेनम प्रोमोटर है, ये कैटालिस्ट हो गया, इसके प्रेजेंस में अमोनिया बनेगा। ये भी कैसा रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसी तरीके से अगर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में किया जाए तो ये भी रिएक्शन कैसा होगा, ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से। ये मैंने आपको 6 एग्जांपल याद करवाए, आप याद रखिएगा इसको। जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा तो कैसा होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसी तरीके से दो आयनिक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होता है तो कैसा होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर किसी कंपाउंड को, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो चाहे कोवेलेंट कंपाउंड हो, PCl5 कोवेलेंट कंपाउंड है जबकि CaCO3 आयनिक कंपाउंड है, अगर इसको हीट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में रिएक्शन कैसा होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अगर दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, अगर कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस तरीके का रिएक्शन होता है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का रिएक्शंस इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। एग्जांपल नंबर 7 देखें। अगर यहां पर यह मैग्नीशियम है मेटल और यह H2SO4 यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इनके बीच में रिएक्शन होता है तो ये क्या बनेगा, MgSO4 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन भी कैसा हुआ, इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि मेटल का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन हुआ। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 8 देखिए। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये मैग्नीशियम है, मेटल हो गया,
और इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं 2NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऐसी कंडीशन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये देखिए यहाँ से सोडियम बाहर निकलेगा। तो ये रिएक्शन भी किस तरीके का रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 9 की बात करता हूं। अगर हम लोग NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनके बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो इससे NaCl प्लस H2O बनेगा। ये रिएक्शन भी कैसा होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच का रिएक्शन किस तरीके का होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो ये सब सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके के सारे रिएक्शंस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इसको आप भूलिएगा नहीं। ये इसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा और कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर वाला होगा। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। फिर दूसरे टाइप के रिएक्शंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरे टाइप का रिएक्शन है जिसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अगर हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में देखें, दूसरे टाइप का रिएक्शन हो गया, ये है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो दोनों ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होता, ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होता है, ना तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होता है। जिस कंडीशन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उसी कंडीशन में प्रोडक्ट भी जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग समझना चाहते हैं तो जरा समझिएगा आप इसको। मान लीजिए कि हमारे पास होता है A प्लस B, ये दो रिएक्टेंट सब्सटेंस हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये प्रोडक्ट C प्लस D बना रहा है। तो जब A प्लस B रिएक्ट करके C प्लस D बनाता है तो इसको कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब C प्लस D रिएक्ट करके A प्लस B बनाएगा यानी कि प्रोडक्ट से जो है रिएक्टेंट बनेगा, तो इसको कहते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, RB कहते हैं। RF का मतलब, R का मतलब रेट, F का मतलब फॉरवर्ड, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। R का मतलब रेट, B का मतलब बैकवर्ड, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इस बात को समझें, तो अगर मान लेते हैं कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 100% है रिएक्टेंट का, यानी कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किया ही नहीं है तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, 0% है। सर्टेन टाइम के बाद जैसे जैसे आपस में रिएक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए कि ये 80% हो गया तो ये कितना बन गया, 20%। अगर ये 60% हो गया तो ये कितना होगा, ये 40%। अगर ये 50% हुआ तो ये भी कितना होगा, 50%। अब इसके बाद नहीं, जब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के इक्वल, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इक्वल होगा, या हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, तो ये जो पर्टिकुलर स्टेट आती है, इस पर्टिकुलर स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहा जाता है। और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा के, ये आप इस तरीके का साइन देख रहे हो, ये रिवर्सिबिलिटी का साइन है। जैसे क्वेश्चन जेईई और नेट में आया है, पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को किस तरीके के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है इस तरीके के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इस तरीके के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तीसरा ऑप्शन दिया गया है डबल हेडेड एरो साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और डी ऑप्शन दिया गया है ऑल करेक्ट, ऐसा दिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको हम लोग रिवर्सिबिलिटी का साइन इसको कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, कई जगहों पे बुक में आपको ये भी मिल जाएगा, लेकिन ये रॉन्ग है, ये बात आप समझिएगा। अब ये देखिए, जब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया तो मैंने आपको बोला कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है या एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। और एक और खासियत है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो ये केवल किस में पाया जाता है, ये केवल
रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में ये सिम्टम आपको दिखाई देगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में कभी नहीं दिखाई देगा। मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये एग्जेक्टिव 50-50% नहीं होते हैं। जैसे अगर ये मान लीजिए कि 49.9% है तो ये 50.1% हो गया, या ये अगर 50.1% है तो ये 49.9% है। अगर ये 49.5% है तो ये 50.5% है, या अगर ये 50.5% है तो ये 49.5% है। तो ये इसको मान लिया जाता है कि इनका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम हो गया, ये ऑलमोस्ट एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गए, तो इसको 50-50% मान लिया जाता है। और जब इस कंसंट्रेशन में आएगा तो रिएक्टेंट जिस रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट भी जो है उसी कंडीशन में और उसी रेट से जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, यानी कि फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, बैकवर्ड का मतलब जो है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, और ये रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये कभी ना कभी किसी न किसी टाइम में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा, और जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस तरीके का रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होता है, न तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होगा, न ही बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहीं से भी स्टेब्लिश हो सकता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने पर या प्रोडक्ट से जो है रिएक्टेंट की तरफ जाने पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन किसी भी डायरेक्शन से स्टेब्लिश हो सकती है। अब इस तरीके के रिएक्शंस के क्या एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके के सबस्टेंस होंगे जो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेंगे। जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन जनरली वो रिएक्शंस होते हैं जहां पे रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जहां पे रिएक्शन का रेट बहुत स्लो होता है, यानी कि रिएक्टेंट सबस्टेंस आपस में जो तब बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं और एक लंबे समय के बाद जो तब प्रोडक्ट बनता है, और इसी तरीके से प्रोडक्ट भी आपस में जो तब स्लो रिएक्शन करते हैं जिससे एक लंबे समय के बाद रिएक्टेंट बनता है। यहाँ पे इस तरीके के रिएक्शंस के अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो पहला एग्जाम्पल देखें, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये आयनिक कंपाउंड है, और अगर इसको हीट नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में ये आप देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन रिएक्शन का रेट बहुत स्लो होगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करेगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, अगर मैं PCl5 की बात करता हूँ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करता हूँ, अगर इसको हीट नहीं करते हैं और क्लोज कंटेनर में रिएक्शन को करवाते हैं तो ये PCl3 ये गैस बनाएगा प्लस Cl2 ये गैस बनाएगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, अगर नाइट्रोजन ये गैस है, हाइड्रोजन ये भी क्या है, गैस है, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन कैटालिस्ट के एब्सेंस में हो रहा है, टेम्परेचर के एब्सेंस में हो रहा है, तो इससे अमोनिया बनता है, और ये अमोनिया का बनना भी किस तरीके का रिएक्शन हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यों यहाँ पे रिएक्शन का रेट स्लो होगा। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, दोनों नाइट्रोजन एटम का ऑक्टेट पूरा है। हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है। तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि दोनों स्टेबल है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है। ऐसी कंडीशंस में इनके बीच में आपस में रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन का रेट बहुत स्लो होगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये H2 गैस हुआ, और ये देखिए ये I2 ये भी जो था गैस वेपर के फॉर्म में है। यहाँ पे इनके बीच में जब रिएक्शन होता है तो इससे क्या बनता है, 2HI बनता है, ये भी गैस होता है। ये भी कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, इसका डुप्लेट पूरा है, आयोडीन का ऑक्टेट पूरा है। अगर टेम्परेचर प्रेशर कोई ऐसी कंडीशन नहीं दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या देखोगे कि ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, इसलिए दोनों के बीच में रिएक्शन का रेट बहुत स्लो होगा। और ये रिएक्शन किस तरीके का होगा, ये रिएक्शंस आप देखोगे रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करता हूँ। ये देखिए
ये N2O4 है, ये गैस है। और अगर यहाँ पे कोई कैटलिस्ट या टेम्परेचर नहीं लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये 2NO2 में कन्वर्ट होता है। ये भी इनके बीच में रिएक्शन किस तरीके का होगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ये मैंने 5 एग्जाम्पल आपको बताए। अगला देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे कि ये CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। C2H5OH है, ये एथिल अल्कोहल है, ये भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाते हैं और टेम्परेचर नहीं है, कोई कैटलिस्ट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो इनके बीच में रिएक्शन का रेट बहुत स्लो होता है। और यहाँ पे आप क्या देखोगे, एथिल एसीटेट CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ये भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। इनके बीच में रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो वीक एसिड और वीक बेस के बीच का अगर रिएक्शन देखते हैं तो ये भी किस तरीके का रिएक्शन होता है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जैसे एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं, देखिएगा अगर हम लोग देखें तो CH3COOH ये क्या है, वीक एसिड है, एसिटिक एसिड। और अगर इसका NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं वीक बेस कहते हैं, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनियम एसीटेट बनेगा CH3COONH4 बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो अमोनियम एसीटेट का बना ये किस तरीके का रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी आप देखोगे रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि इनके बीच में वीक एसिड और ये वीक बेस है, इनके बीच में रिएक्शन का रेट बहुत स्लो होता है। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। तो आप सब्सटेंस के नेचर के बेस पर और टर्म और कंडीशन के बेस पर कि टेम्परेचर है या कैटलिस्ट कोई प्रेजेंट है कि नहीं, इसके बेस पर आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, कौन सा रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी JEE और NET एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा कि इनमें से कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब चारों में ऑप्शंस में आपको रिवर्सिबिलिटी का साइन दिखाई देगा, तो आपको ये देखना होगा कि सब्सटेंस का नेचर किस तरीके का है, साथ ही साथ क्या टेम्परेचर दिया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, या कैटलिस्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके बेस पर आप डिसाइड करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। किसी रिवर्सिबल रिएक्शंस के क्या कंडीशंस होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इक्विलिब्रियम के क्या कंडीशंस होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। किसी केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसके 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, जरा इस बात को आप समझिएगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया है तो ऐसी कंडीशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, या हम लोग कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, ये पहला मैंने आपको बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, यानी कि रिएक्शन डायनेमिक कंडीशन में पाई जाती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से जो है रिएक्टेंट, ये एक दूसरे से कन्वर्ट होते रहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ रहा है तो अगर कोई गैसेस प्रोडक्ट है वो एस्केप आउट नहीं होना चाहिए, या अगर जो तक कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेट भी बॉटम में सेटल डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गैसेस सब्सटेंस आउट हो गया, बाहर निकल गया, या कोई प्रेसिपिटेट कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो गया तो फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ किसी भी डायरेक्शन से स्टेब्लिश हो सकता है। और पांचवा इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है और हम लोग कैटालिस्ट इंट्रोड्यूस कर दें तो ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट अगर प्रेजेंट है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों तरफ इक्वली केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्हेंस करता है या इफेक्ट करता है।
ये देखिए मैं सारा एक एक पॉइंट में लिखता हुआ चल रहा हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए पहली बात, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट becomes constant और इक्वल टू ईच अदर, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये RF क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। RB क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। RF बिकम्स इक्वल टू द RB और RB बिकम्स इक्वल टू द RF, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे बना रहना चाहता है तो अगर उसमें कोई गैसेस प्रोडक्ट बन रहा है तो एस्केप आउट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि ये 3Fe इसका रिएक्शन 4H2O के साथ करवा रहे हैं, तो रिएक्शन से अगर हम लोग देखें तो ये Fe3O4 बनेगा और प्लस 4H2 गैस है। ये गैस के फॉर्म में है तो ये एस्केप आउट हो जाएगा। अगर ये एस्केप आउट हो गया, हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल गया, तो यानी कि हाइड्रोजन जो है Fe3O4 के साथ फिर से रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो फिर से जो है रिएक्टेंट बना ही नहीं पाएगा। तो ये कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता रहे। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि सिल्वर नाइट्रेट है और इस सिल्वर नाइट्रेट का NaCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर AgCl बनेगा और प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ये सिल्वर क्लोराइड है। ये सिल्वर क्लोराइड एज ए प्रेसिपिटेट कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। जब सेटल डाउन हो जाएगा तो ये सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जब सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर से इससे रिएक्टेंट AgNO3 और NaCl नहीं बन पाएगा। तो ये कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए किसी रिएक्शन में कोई गैस सब्सटेंस है वो एस्केप आउट नहीं होना चाहिए, या कोई जो है सॉलिड सब्सटेंस है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन नहीं होना चाहिए कंटेनर के बॉटम में। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहीं से भी स्टेब्लिश हो सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने पर यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर, या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आने पर यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये देखिए इक्विलिब्रियम में बी एस्टेब्लिश या अटेंड, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, फ्रॉम आइदर डायरेक्शन that is from reactant to product, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने पर, और फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाने पर किसी भी डायरेक्शन से स्टेब्लिश हो सकता है। ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और अगर हम लोग कैटालिस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कैटालिस्ट डू नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट या इंट्रोडक्शन ऑफ कैटालिस्ट इन केमिकल रिएक्शन, और यहां पे केमिकल रिएक्शन का मतलब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन से है। तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट डू नॉट अल्टर्स द स्टेट ऑफ
इक्विलिब्रियम यह इक्विलिब्रियम के स्टेट को चेंज नहीं करता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, एक एक बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिकल इक्विलिब्रियम के। अब मैं आपको बताऊंगा लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आइए शुरू करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये क्या है? लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, या हम इसी को कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को हम लोग कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसा भी कह सकते हैं। ये क्या है? अगर हम लोग कोई केमिकल इक्वेशन लेते हैं और वो केमिकल इक्वेशन मान लीजिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये देखिए, ये ए गैस सब्सटेंस है, बी ये गैस सब्सटेंस है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां पे प्रोडक्ट सी गैस बन रहा है, डी क्या है? ये भी गैस है। जब ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहा है तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जब सी प्लस डी आपस में रिएक्ट करके ए प्लस बी बना रहा है तो ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन के अगर हम लोग देखें तो क्या देखेंगे? ध्यान दीजिएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करता हूं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि कहने का मतलब है कि आर एफ, यह डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट सब्सटेंस का कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही अधिक होगा। तो ये डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो मैंने ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दिखाया है, ये ऐसे ही बनाना है आपको। ये मोलर कंसंट्रेशन का साइन होता है। किसी सब्सटेंस के मोलर कंसंट्रेशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में उस सब्सटेंस को लिखेंगे। अगर हम यहां पे इस तरीके का ब्रैकेट बना देंगे तो ये गलत है और ये सही है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर हम लोग देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि आर एफ की बात करते हैं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक यहां पे कांस्टेंट आता है जिसको के एफ कहते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ये के एफ क्या कहलाएगा? के एफ इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये देखिए, इसको हम लोग कहेंगे रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखें तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको सिंबल आर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यह डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना ही अधिक होगा, यानी कि उतना ही तेजी के साथ क्या बनाएगा? रिएक्टेंट को बनाएगा। तो ये देखिए, यहां पे एक कंसंट्रेशन ऑफ सी हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी हो गया एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि ये आरबी की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट आता है के बी। ये कंसंट्रेशन ऑफ सी हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ये के बी क्या है? इट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ये हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे
रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया है। अब मैंने आपको बताया है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे, आगे किस तरीके का रिलेशन आएगा। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे देखें, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां पर आर एफ की वैल्यू क्या था, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये ए और बी रिएक्टेंट थे, आर बी किसके इक्वल था, रेट कांस्टेंट बी के, साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ सी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ डी। अगर इसी को देखें तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि के एफ बाई के बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि सी और डी का कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ए और बी का कंसंट्रेशन। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस तरीके से आएगा ना, वही इक्वेशन आएगा, के बी इंटू सी इंटू डी ऐसे आ गया, और के एफ इक्वल टू ए इंटू बी इंटू, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी आ जाएगा। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू इक्वल होती है एक कांस्टेंट जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ये मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में दिया गया है तो इसको हम लोग केसी भी बोल सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, या K इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई के बी। के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, के बी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा, बस फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। के क्या कहलाता है, के कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ये देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में देखें तो थोड़ा समय आपको नोट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है केसी और दूसरा होता है केपी। केसी क्या होता है, इसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गिवन कंसंट्रेशन, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गिवन कंसंट्रेशन। तो ये देखिए इसी को हम लोग कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गिवन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। ये केपी क्या कहलाता है, इसको पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट कहते हैं। ये है पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट। ये केपी किसके लिए अप्लाई होता है, जब किसी केमिकल रिएक्शन में कोई गैस सब्सटेंस होगा, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट की तरफ हो या सारे के सारे जो सब्सटेंसेस गैस हो, तभी केपी अप्लाई होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ओनली फॉर गैस सब्सटेंस। और ये केसी किसके लिए अप्लाई होता है, ये गैस के लिए, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए, एक्वस के लिए, सभी तरीके के सब्सटेंस के लिए केसी अप्लाई होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस के लिए किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ाई को ऑन रखिए। थैंक यू।